हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके थे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ देखते हैं कि मोमेंटम मोमेंटम है क्या। अब मोमेंटम को क्या है, देखो ये तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे है मास के। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हम एक बॉल ले लेते हैं, उसका मास कितना है, उस बॉल का मास कितना है 1 kg, ठीक है। और ये बॉल जो है रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसकी स्टेट जो है चेंज हो, मीन्स इसे हम रेस्ट से जो है मोशन में ले आए और हम इस पे जो है फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और दूसरा केस क्या लेते हैं, हम एक और बॉल ले लेते हैं, इसका मास कितना है 10 kg। तो इस पे भी जो है हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जितनी फोर्स हमने 1 kg बॉल को उसकी स्टेट चेंज करने में लगाई थी, तो उससे ज़्यादा जो है हमें फोर्स देनी पड़ेगी 10 kg वाले बाल के लिए, ठीक है ना। चाहे उसकी स्टेट वो रेस्ट में है तो रेस्ट में मोशन में लाना है, या मोशन से उसको जो है रेस्ट में लाना है, तो हमें जो है ज़्यादा मास के लिए ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मास जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा हमें जो है फोर्स जो है एक्सर्ट करनी पड़ेगी, फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी क्या कंडीशन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसे हम कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास 1 kg बॉल है, वेलोसिटी के लिए अगर हमारे पास जो है 1 kg मास का कोई जो है बॉल है, तो इसको जो है हमें इसको हम जो है स्पीड हमने कितनी दे दी, इसको इसको कितनी वेलोसिटी दे दी हमने 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने जो है इसको चलाना है। और इसी बॉल को जो है हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वेलोसिटी से चलाना है। तो हमें ज़्यादा फोर्स किस कंडीशन में देनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स हमें देनी पड़ेगी जब हमारी वेलोसिटी जो है हमने ज़्यादा वेलोसिटी से उसको जो है चलाना है। तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा उस चीज़ की जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उस चीज़ की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अब क्या है कि फोर्स क्या है, अब ये मास और वेलोसिटी जो है बार बार यूज करने से हमने एक नई टर्म दे दी मोमेंटम, ठीक है ना। और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। एम क्या है हमारे पास मास और वी क्या है वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, उस बॉडी का मोमेंटम, ठीक। अब मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है हमारे पास, अब मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारे पास जो है मोमेंटम भी क्या बन जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट्स अगर हम देखें तो ऐसा यूनिट में क्या क्या लिखेंगे हम इसको, kg इंटू मीटर इंटू पर सेकेंड, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो पता है आपको, जो डिनोमिनेटर में है तो वो चीज़ जब ऊपर जाती है तो उसे हम जो है माइनस लगाते हैं। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो केजी का क्या आएगा ग्राम, मीटर का क्या आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का वही पर सेकंड। तो सीजीएस सिस्टम में ये जो है इसके यूनिट्स हो जाएंगे। तो अदर यूनिट क्या है मोमेंटम का, स्लग मल्टीप्लाइड बाय एफ फीट अपॉन सेकंड, ठीक है ना, मीन्स पर सेकंड। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसके डायमेंशंस क्या है मोमेंटम के, एम
इंटू एल इंटू टी क्या है, ये हम कैसे देखेंगे, देखो इसका मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है हमारे पास, पेज ऐड करते हैं, मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है ना। अब मास के लिए क्या लिखते हैं हम, क्या मास जो है फिजिकल क्वांटिटी के लिए m। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं हम l, ठीक है, अपॉन टाइम का आया यहाँ टाइम, तो टाइम के लिए आया t। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास m इंटू एल अपॉन टी। तो इसको हम रीअरेंज अगर करें m इंटू एल इंटू टी, तो t जब ऊपर चढ़ेगा तो -1 आ जाएगा। तो ये क्या है, डायमेंशंस किसके, मोमेंटम के। आई होप आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, न्यूमेरिकल छोटा सा है। फाइंड द मोमेंटम, हमने क्या निकालना है, मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मास कितना है 75 kg मास है उसका, व्हेन ही वॉक्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो P क्या हमारे पास, मोमेंटम, मास कितना दिया हुआ है केजी में, ठीक है ना, हम लिखेंगे 75 kg इंटू वेलोसिटी कितनी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2, तो ये कितनी हो जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम कितना हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारे पास जो है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 150 kg इंटू मीटर इंटू पर सेकेंड। ये क्या होगा हमारे पास मोमेंटम, अगर हमें मोमेंटम निकालने के लिए कहा जाए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से निकलेगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ आप याद रखना कि चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, तो हम क्या निकालेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो उससे हमारा जो है चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी कैसे निकालते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम क्या था किसी बॉडी का और इनिशियल मोमेंटम क्या था। पी एफ मीन्स पी फाइनल और मोमेंटम पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, कि चेंज इन मोमेंटम जो है अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगी ज़्यादा। और दूसरी क्या याद रखनी, क्या बात याद रखनी है आपने कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टाइम के। अब इसे हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल जब कोई इंसान कोई फील्डर जो है बॉल पकड़ता है, कैच पकड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब वो कैच पकड़ता है तो वो कैच पकड़ते पकड़ते जो है अपना हाथ पीछे ले जाता है, ठीक है ना, कैच हमेशा ऐसे पकड़ते हैं कि हाथ जो है इंसान पीछे ले जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो जो मोमेंटम था उसको कम करने के लिए बॉल जब उसके हाथ में आया तो उसका मोमेंटम कम करने के लिए जो है उसने पीछे लिया, ठीक है ना, मीन्स 2 सेकेंड का जो है उसको गैप लगा, मीन्स चेंज इन मोमेंटम जो है एक ही टाइम पे वेलोसिटी जो है जीरो नहीं हुई, ठीक है ना। तो उसके उसके लिए क्या है, उसने ग्रेजुअली मोमेंटम को डिक्रीज किया, ठीक है ना, ग्रेजुअली मोमेंटम को डिक्रीज किया। तो टाइम जो है क्या लगा, उसको ज़्यादा टाइम लगा, मीन्स पहले हाथ ऊपर थे, बॉल पड़ा और उसने धीरे धीरे जो है हाथ 2-4 फीट जो है नीचे ले लिए कैच बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो 2-3 सेकंड, उसको 2 सेकंड का वक्त जो उसको लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स कम लगी। अगर वो हाथ सीधा रखता और हाथों को जो है बिल्कुल भी नीचे ना आने देता तो उस पे जो है फोर्स ज़्यादा अप्लाई होती, उस पर फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई होती और उसके हाथ को इंजरी वगैरह भी आ सकती थी। ये तो अक्सर देखा ही होगा जिसने भी क्रिकेट खेला है, तो कैच जब भी पकड़ते हैं तो हम पीछे ले जाते हैं। तो वो पीछे क्यों ले जाते हैं हम, ताकि चेंज इन मोमेंटम जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो, मीन्स टाइमली जो है डिक्रीज हो। अगर वो
अगर हम पीछे नहीं ले जाएं तो हमें हाथों को जो है लग सकती है, ज़्यादा इंजरी आ सकती है। तो टाइम फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो उसकी वजह से जो है चेंज इन मोमेंटम जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब यहाँ से क्या निकाला कि फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो टी क्या है हमारे पास, टाइम। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी। अब चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे निकालते हैं कि अब मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है ना, किसी भी बॉडी के लिए। अब m क्या है हमारे पास, m। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना मीन्स हमने डेल्टा p निकालना। डेल्टा p जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, m फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे ही निकालेंगे ना मोमेंटम, तो ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे हम मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, इसको ब्रेक करके लिखा हमने अपॉन टी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्या है, v क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस जो है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे मीन्स ये वेलोसिटी वाली टर्म जो कहाँ पे पुट करेंगे हम, मीन्स ये वाली टर्म जो है कहाँ पे पुट करेंगे हम, फाइनल यहाँ पे, और ये वाली टर्म जो है कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इस वेलोसिटी वाली टर्म पे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। देखो ए क्या है, ठीक, क्या आएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए। अब m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा। तो जब k लगाया तो F इज इक्वल टू के एम ए हो गया, ठीक है। और फाइनली F इज इक्वल टू एम ए। अभी F इज इक्वल टू एम ए क्यों हुआ, क्योंकि k की जो वैल्यू है, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के। तो जब k की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमें जो है k या 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 एम ए की जगह हम F इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अप्लाइड फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। ये है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जब रेट की बारी आई ना, ये रेट देखो, जब रेट की बारी आती है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं, टी। देखो जैसे चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखते हैं हम तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, टी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और टेक प्लेस कहाँ के लिए करता है, इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक बात और समझने के लिए कि अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, रीअरेंज करके F इज इक्वल टू एम हो जाएगा ना। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो चीज़ें, एक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है ना। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन is directly proportional और acceleration is inversely proportional to mass, inversely proportional to mass। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि if the mass of a body is double, अगर किसी बॉडी का मास जो है हमने क्या कर दिया, ये मास जो है हमने क्या कर दिया, डबल,
तो इसकी एक्सेलरेशन पे क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हार्ड। ठीक है, अगर क्या हमने किया, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज हार्ड, अगर हाफ कर दी हमने मास ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उसकी, डबल। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इस वाली स्टेटमेंट को चांद तारे लगा देना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एप्लीकेशन जो है आपने पढ़नी है, और जो है जब पूछेगा भी कि कौन सा जो है सेकंड लॉ बताता है या कुछ भी है, तो वो आपको जो है देखना है। तो कैचिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल, तो क्या है कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, कम, इसीलिए जो है कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हाथ जो है नीचे ले जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, द केस ऑफ हाई जंपर। अब इस केस में क्या है, देखो हाई जंपर लॉन्ग जंप करवाएं या हाई जंप करवाएं, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि जहाँ पे पर्सन लैंड करता है वहाँ पे हम क्या रखते हैं, मिट्टी रखते हैं। ठीक है, या सैंड रख लेते हैं, या क्या करते हैं हम कि उस सरफेस को क्या बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसका, उसको जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करे, अचानक से डिक्रीज ना करे। क्योंकि अगर उसने जो है सीधा ही मोमेंटम जो है कम हो गया, उसकी वेलोसिटी जो है कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या है, ज़्यादा फोर्स जो है लगेगा। जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इंसान को जो लैंड कर रहा है उसको लगेगी। ठीक है ना, उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए जो है ए हाई जंपर एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर ए कुशन और ए हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड। ये इसी वजह से है। अब एक लेमैन की टर्म में हम ये कहें कि जो है अगर दंगल करना है तो उसके लिए क्या करना है कि हमने जो है एक बड़ा सा, या जब जहाँ भी कहीं दंगल होता है तो क्या करते हैं, अखाड़े को तो है जो है खोदते हैं। अब वो नरम मिट्टी इसलिए करते हैं ताकि जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो वो क्या हो, सडनली जो है ज़ीरो ना हो जाए, मीन्स उसकी वजह से ज़्यादा फोर्स ना लगे और उस इंसान को जो है इंजरी ना हो। इसलिए वो जगह जो है क्या की जाती है, स्मूथ बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार। अब इस केस में क्या है कि अगर अचानक से कभी कोई कार जो है चल रही है और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको टक्कर लग जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जब वो उसकी स्पीड जो है, जब उसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी, तो जो इंसान उसमें बैठा है, तो उसे क्या है, उसे भी ज़्यादा चोट आएगी। इसलिए जो है सीट बेल्ट लगाते हैं, और सीट बेल्ट जो है थोड़ी सी स्ट्रेच कर देती है। तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या है, क्या मिलता है, टाइम मिलता है। ठीक है ना, तो फोर्स हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टाइम होता है ना। तो वो जो टाइम मिलता है थोड़ा ज़्यादा, 1 2 3 सेकंड जो ज़्यादा मिलते हैं, 2 सेकंड जो ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो है फोर्स जो है कम अप्लाई होती है उस पर। और जब फोर्स कम लगेगी तो उस इंसान को इंजरी भी कम होगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी तो इंजरी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो है ये चीज़ करते हैं। या जो एथलीट जो है स्मूथ सरफेस पे फॉल जब करता है, तो उस केस में भी क्या होता है कि वो जो है रेस्ट में आने तक जो है थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है ना, तो उस टाइम की वजह से क्या होता है कि फोर्स उस पर जो है ग्रेजुअली मतलब कम लगती है। ठीक, अब यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल छोटा सा निकालते हैं कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। हमने यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितनी फोर्स लगेगी कि अगर हमें एक 6 किलो बॉल को कितना एक्सेलरेट करना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 6 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4। तो कितना फोर्स लगेगी, फोर्स इज इक्वल टू
24, तो न्यूटन 24 न्यूटन जो है फोर्स जो है हमें देनी पड़ेगी। कितने? 6 kg बॉल को अगर हमने एक्सेलरेट करवाना है 4 मीटर/सेंटीमीटर/सेकंड ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि whenever one body exerts a force on another body, जब कोई एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर जो है फोर्स लगाती तो सेकंड बॉडी exerts an equal and opposite force in the first body on the first body, मीन्स सेकंड बॉडी भी जो है इक्वली फोर्स लगाएगी किस पे? फर्स्ट बॉडी पे। जितनी फर्स्ट बॉडी लगाएगी उतनी ही फोर्स जो है, उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव, मीन्स अपोजिट फोर्स लग रही है ना, तो उतनी ही फोर्स जो है वो भी फर्स्ट बॉडी पे लगाएगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्शन या एक्शन फोर्स। और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी, जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स। तो हम इस लॉ को कैसे कंक्लूड करते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, कि कोई भी अगर एक्शन होगा उसको जो है इक्वली अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। मीन्स जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही जो है अपोजिट फोर्स जो है, उतनी ही मैग्नीट्यूड की अपोजिट फोर्स जो है हमें वो बॉडी वापस देगी। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं? वॉकिंग, जैसे जब कोई इंसान वॉक करता है तो हमारे पैर क्या करते हैं? हमारे पैर जो है फोर्स लगाते हैं किस पे? ग्राउंड पे, ठीक है ना। जब कोई पर्सन जो है वॉक करता है, जब कोई पर्सन वॉक करता है ग्राउंड पे, तो ये क्या करता है कि फोर्स लगाता है किस पे? ग्राउंड पे। और ये क्या है? एक्शन, ठीक है ना, ये क्या है? एक्शन। और उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स जो है कौन लगाता है? ग्राउंड भी लगाता है उस इंसान पे, वो क्या है? रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब हम कभी क्या करते हैं? फायर करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जर्क लगता है इंसान को, गन को जर्क लगता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी फोर्स से जो बुलेट आगे जा रही है, ठीक है ना, वो उतनी ही फोर्स किस पे लगाएगी? गन पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बुलेट जो है इतनी स्पीड में गई, ठीक है ना, लेकिन गन जो है उतनी स्पीड में वापस पीछे नहीं आई, ठीक है ना। बुलेट जो है इतनी स्पीड में गई कि वो हमें दिखाई भी नहीं दी, तो गन भी उतनी स्पीड में जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि बुलेट जो है उसका मास क्या होता है? कम, ठीक है ना। फोर्स तो उतनी ही लगती है गन पे भी, लेकिन गन का मास क्या होता है? ज़्यादा। इसकी वजह से जो है गन को जर्क लगता है, ठीक है। फोर्स जो, अब देखो वही बात है कि यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बुलेट का मास क्या था? कम। बुलेट का मास क्या था? कम। फोर्स तो उतनी ही लगी उस पर, फोर्स तो उस पर उतनी ही लगी, लेकिन उतनी ही फोर्स जो है उसने किस पे लगाई? बुलेट पे भी, ये गन पे भी, लेकिन गन का मास क्या था? ज़्यादा, और इसलिए जो है जर्क तो लगा, लेकिन जर्क जो है हमें उतना ज़्यादा नहीं लगा। नेक्स्ट क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग के केस में क्या होता है कि जब कोई बंदा स्विम करता है तो होता क्या है एक्चुअल में? वो पानी को जो है पीछे की तरफ धकेलता है। जब वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो पानी भी जो है इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्स लगाता है उस बंदे की तरफ, और वो उसकी वजह से जो है आगे की तरफ जाता है। या नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखेंगे हम इसके, कि फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स। फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स, ठीक है। जो भी जेट एरोप्लेन या रॉकेट्स जब जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न होता है वो क्या करता है? वो गैस रिलीज होती है जब, जैसे ये रॉकेट है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि जो फ्यूल बर्न होता है ये ऐसे फोर्स लगाता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। अब जितनी फोर्स ये लगाता है उतनी फोर्स जो है यहाँ से इस रॉकेट पे भी लगती है। इसकी वजह से जो रॉकेट जो है जो है आसमान में चले जाता है। या यहाँ पे देखें, या बलून की हम बात करें तो जब बलून को हम क्या करते हैं? गुब्बारे को हवा चढ़ाते हैं, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो क्या, वो भागने लगता है। कि जितनी फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा उतनी ही फोर्स जो है उस बलून पे भी लगेगी और वो आगे जो है भागता है, ठीक। द केस ऑफ होस पाइप। अब ये क्या कंडीशन है कि ये फायर ब्रिगेड वाले के पास जो
पाइप होती है जिससे वो क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। अब वो जो पानी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में उस पाइप से निकलता है, ठीक है ना। तो जब वो पानी बाहर के लिए निकलता है, वो फोर्स जो है बाहर के लिए लगती है और उस पे जो है पाइप पे भी लगती है, इसीलिए वो पाइप जो है बहुत स्ट्रांगली जो है पकड़ के रखनी पड़ती है, ठीक है। या तो ये वाली एग्जांपल तो डे टू डे लाइफ में भी होती है कि कभी हमने ही कहीं पाइप लगाई होती है, प्लास्टिक की पाइप, तो जब वो अचानक से छूट जाती है तो वो क्या है, प्रेशर से पानी बाहर निकलता है, तो वो पाइप जो है भागने लगती है। तो ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स।